नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 11th हिंदी आरओ से आज का हमारा चैप्टर है कला से संबंधित आत्मा का तप, जिसके रचयिता हैं सैयद हैदर रजा। बच्चों, कलाक्रम एक विचित्र उन्माद है। इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। तो जो कलाकार होता है वह कला व्यवसाय के रूप में नहीं करता, बल्कि उसको जीता है, कला के अंदर ही अपना जीवन ढूंढता है। आज हम सैयद हैदर रजा द्वारा रचित ये आत्मकथा, जो कि आत्मा का तप, इसके माध्यम से ये देखेंगे कि एक कलाकार किस तरह से कला को सहेजता है। बच्चों, सैयद हैदर रजा का जन्म सन 1922 बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ। इनको ये सम्मान मिला था ग्रेड ओवर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। मृत्यु इनकी 2016 में हुई। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। तो भारत में अनेक इन्होंने एग्जीबिशन लगाए। उसके बाद वो फ्रांस चले गए थे। इनके 3 मित्र थे। कौन कौन से? हुसैन, शुजा और ये खुद रजा। मतलब ये तीनों ही एक साथ रहते थे। और इन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई, जिसमें हुसैन जो थे वो तो भारत में ही घूमते रहे और शुजा न्यूयॉर्क चले गए, और जबकि रजा पेरिस में जाकर बस गई। बहुत दिनों तक पश्चिम में बसने के बाद, वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बाद जब भारत आए, तो भी इनके मतलब इतना प्रभावित होने के बाद फ्रांस से, तो भी इनकी कला में ठेठ भारतीय कलाकार था। तो बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। ये बिंदु केवल रूपाकार नहीं, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी हैं। यहाँ ये भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षा नंदलाल झरिया ने कराया था। तो रज्जा की कला की विशेषता क्या है? रज्जा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। मतलब एकदम उदात्त भाव है, संकीर्णता नहीं है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारतीय और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है। तो दूसरे देशों में भी इनकी कला को सराहना मिली है। आज जो ये पाठ है, ये एक आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का तप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद मधुबी जोशी ने किया था। यहाँ रज्जा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्ष और सफलताओं के बारे में बताया है कि किस तरह से संघर्षों के बावजूद भी उन्होंने अपनी कला नहीं छोड़ी और किस तरह से आगे जाकर एक प्रसिद्ध कलाकार कहलाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इनका जुनून कैसे कला के प्रति दृढ़ हुआ। पाठ का नाम है आत्मा का तप, जो कि एक आत्मकथा है। बच्चों, आत्मकथा क्या होती है? जिसमें लेखक खुद अपनी जानकारी लिखता है। यहाँ जो लेखक है सैयद हैदर रजा, वो आत्मकथा के माध्यम से अपनी आत्मा के विचार यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कला से संबंधित। चलिए शुरू करें। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इसमें मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। तो क्या नागपुर स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ इनको 9 विषयों में तो विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी और इनके पिताजी रिटायर हो चुके थे। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। ये सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। तो वहाँ उन्होंने रिजाइन दे दिया और यहाँ जैसे ही जे स्कूल में आए तब तक एडमिशन बंद हो चुका था। दाखिला मतलब प्रवेश, एडमिशन। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता।
छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला भी महाराष्ट्र में ही एक स्थान है, वहाँ ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरिया और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। और भी अच्छी बात ये हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। तो जो कलाकार होता है ना, वह अपने दम पर कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकता है और वह कभी निराश नहीं होता अपने जीवन में, क्योंकि वह कला में ही लीन रहता है। उसको आसपास के जो भी घटनाक्रम है उसको प्रभावित नहीं करते कभी भी। ये स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जेकब सर्कल, जहाँ भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। तो इस तरह से मतलब 10 बजे से 6 बजे तक काम करते थे, जॉब करते थे और फिर आगे के अध्ययन के लिए क्लब जाते थे और वहाँ रहने को भी जगह मिल गई थी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को चलाता हूँ और तुम वहाँ सो सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता। ये छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। तो जिस टैक्सी वाले ने रहने के लिए जगह दी थी, वहाँ अचानक से पुलिस आ गई और बोले कि तुम इस कमरे के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ हत्या हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए। मेरी तो अक्ल गुम हो गई मतलब होश ही नहीं रहा। अचानक से ये क्या हो गया। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जेकब सर्कल में रहता हूँ, मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरी टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। तो जहाँ जॉब करते थे उनको ये सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से मेरे साथ ये हुआ और मेरे कमरे में जो टैक्सी वाला रहता है उसकी टैक्सी में किसी को मारकर डाला हुआ है और उसका शक मेरे और उसके ऊपर आ सकता है। तो फिर जो जलील साहब थे उन्होंने आर्ट डिपार्टमेंट में ही एक कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। तो मतलब जो ये थे लेखक सैयद रज्जा साहब, ये लगे रहते लेट तक मतलब चित्रकारी करते। तो जलील साहब बोलते थे कि बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई की 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना ये थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उनका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया। तो देखो किस तरह से संघर्ष करते करते साथ साथ प्रगति भी इनकी हो रही थी। इनको फ्लैट में मकान भी मिल गया था और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो बच्चों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार परिश्रम करने वालों को कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलती है। तो इनको भी ये ध्यान आ गया कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला रुडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ़ की थी। उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है। तो मतलब इनको जो
प्रदर्शनी हुई थी इनको नहीं बुलाया गया था, क्योंकि इनका नाम उतना ज़्यादा आगे नहीं था। लेकिन जो रुडोल्फ वान लेडेन थे, इन्होंने इनके चित्रों की तारीफ की और उनका पहला वाक्य क्या था कि इनमें से कई चित्र पहले ही प्रदर्शित हो चुके हैं और क्यों न्यू में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, एसएस रच्चा के नाम के छात्र के एक दो जल रंग लुभावने हैं, उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की ज़बरदस्त समझदारी दिखती है। तो इस तरह से उन्होंने प्रशंसा में ये वाक्य कहे। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज़ में 8-10 घंटा रोज़ काम करने के बाद भी महीनों भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव योर स्टफ मिस्टर रज्जा। रज्जा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। तो इस तरह से जो प्रोफेसर थे वेनिस के, उन्होंने इनकी तारीफ़ की। रुडोल्फ वान लेडेन भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एम्यूनियल स्लिंगसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। ये मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। तो फ्रांस के, वेनिस के, जर्मन के कई लोग जो प्रदर्शनी देखते थे, एग्जीबिशन देखते थे, वहाँ से उनको तारीफ़ें मिलनी शुरू हो गई थी। समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मध्य दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। पहले तो मतलब घर चलाने के लिए नौकरी करनी ज़रूरी होती थी और नौकरी करने के साथ साथ चित्रकारी भी करते थे। लेकिन अब चित्रकारी में इतने आगे बढ़ गए थे कि इनको सम्मान मिलना शुरू हो गया, इनको तारीफ़ मिलनी शुरू हो गई और साथ साथ इनको पैसे भी मिलने शुरू हो गए। तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। तो पहले माँ का देहांत हो गया, फिर पिताजी भी नहीं रहे जब ये बॉम्बे में कल्याण में थे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। उत्साह था, उदासी भी थी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे, मैं 25 बरस का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। तो मतलब 25 साल के थे लेखक और तब जुनून था काम करने का। तो इनको लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस समय इनके माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटनाएं थी। आपको पता है महात्मा गांधी जी की भी हत्या 1948 में ही हुई थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। हमें इन क्रूर मतलब बुरे अनुभवों को आत्मसात करना था। मतलब ये सारी बुरी घटनाएं भूल जानी थी। अब उससे उबर काम में जुट गई। 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। तो इस तरह से कश्मीर जब गए तो वहाँ कबायली लोगों का आक्रमण हुआ, तो फिर कश्मीर छोड़ने का निश्चय किया। फिर ये बारामूला चले गए तो घुसपैठियों ने वहाँ भी आक्रमण कर दिया। तो इनके पास जो कश्मीर के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनका पत्र था और उसमें इनके लिए लिखा हुआ था कि ये भारतीय कलाकार है, इनको जहाँ रहना है ये रह सकते हैं, इनकी जितनी संभव हो सके इनकी सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला
से लौट रहा था, वहाँ जा रहा था, तो स्थानीय कश्मीरियों ने के बीच मुझ पैंटधारी शहराती को देख कर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो, नाम क्या है? मैंने बताया, मैं रज्जा हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। तो एक बंदे ने रोक लिया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री की मतलब वहाँ के मंत्री की चिट्ठी दिखाई, तब वह माफ़ी मांगता हुआ निकल गया। आगे जब वे श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे, उनकी भेंट एक प्रसिद्ध फ्रेंच फोटोग्राफर से हुई, ब्रेंसा जिसका नाम था। मेरे चित्र को देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की, मतलब जो चित्र के ऊपर उन्होंने जो कमेंट किए, वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने क्या कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। देखो, हम जो भी कार्य करते हैं ना, अगर कोई समीक्षक उसके ऊपर कोई टिप्पणी करता है, तो हमें उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आपने ये दोहा सुना होगा ना, निंदक नियरे राखिए। तो निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी कमियां बताते रहेगा, तो हम उसमें सुधार करते रहेंगे। तो कभी भी सफल होने के लिए अगर हमारी कोई निंदा करता है, तो हमें उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, जबकि ये देखना चाहिए कि ज़रूर मेरे अंदर ये कमी है, इसको सुधार लेना बेहतर है। तो रज्जा साहब को मतलब फ्रेंच फोटोग्राफर मिले और उन्होंने कहा कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हारे चित्रों में रंग भी है, भावना भी है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हारा चित्र एक इमारत की तरह होना चाहिए, मतलब उसमें सब चीज़ होनी चाहिए, आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। तो एक बार तुम सेजा का काम ज़रूर देखो। तो इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांस में दाखिला ले लिया। तो बंदे ने हार नहीं मानी कि फ्रेंच सीखूंगा, तब जाकर इसमें मैं सफलता पा सकूंगा। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। ये देखो, इनका स्टूडियो है और किस तरह से चित्रकारी कर रहे हैं। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार? तो इन्होंने बताया, सेजा, वान गॉग, गोगा, पिकासो, मातिल, सागाल और ब्रोक। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि रज्जा साहब फ्रांस क्यों जाना चाहते थे। तो इनको फ्रेंच कलाकारों का चित्रण अच्छा लगता था, और इनको लगता था कि उन कलाकारों का पेंटिंग पर पूरा अधिकार है, वो चाहें जैसी पेंटिंग बना सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनके पसंदीदा कलाकार ये हैं। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तो मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे 1 के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की इच्छा थी, आत्मा को चढ़ा ये ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ ज़बरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता करने को तैयार रहते थे। ये कहाँ की बात बता रहे हैं? बम्बई की। तो यहाँ काम करने की इच्छा थी, और मतलब आत्मा में एक ताप चढ़ा हुआ था जो कि दिखता था, और यहाँ के लोगों में उदारता थी। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो लोग उसकी मदद ज़रूर करते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। तो जो पेंटिंग है वह कोई बिजनेस नहीं है, वह तो अपनी आत्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल सकते हैं। इसमें अगर तुम एकदम से डूब जाओगे और 100% अपना दोगे, अपने आप को त्याग
दोगे तो इसका परिणाम बेहतर होगा, ठोस परिणाम होगा। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली। वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया ये जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। मैंने दृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को ये संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। तो मतलब कभी भी इंसान को हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए, एकदम निठल्ला नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो बिना मांगे ही इंसान को सब कुछ मिल जाता है और कभी कभी मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता। तो अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है, खामी मतलब कमी लगती है। ये बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवद गीता कहती है जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। तो बचपन जो है वह एक तरह से अपना जागृति है, जिसमें इंसान जागता है, आगे क्या करना है वह सोचता है, उसको कुछ न कुछ दिमाग में चेतना आती रहती है। कई निजी मसले थे, उन्हें सुलझाता था। मुझे आजीविका कमानी थी, मतलब मुझे पैसे कमाने थे। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं ही होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी। तो मतलब बहुत जटिलताओं में इनको दिन गुजारने पड़े, इनको पैसे भी कमाने पड़े, साथ साथ इनको चित्रकारी में भी लीन रहना था। चित्रकारी इन्होंने नहीं छोड़ी। इतनी परिस्थितियों के बावजूद आजीविका कमाते रहे, साथ साथ अपनी कला का प्रदर्शन भी करते रहे। तो जब पिताजी चले गए, माता पिता चले गए और महात्मा गांधी का भी उस समय निधन हो गया, तो इनकी कठिनाइयाँ और बढ़ गई थी। लेकिन इन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ भी है वह तनाव के कारण ही है, कभी भी तनाव मत लो, है ना। तो किस तरह से रज्जा साहब मतलब इसको आत्मा का तप मानते थे कि अगर इसमें 100% दे दोगे तो इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन अंत में पैसा उतना ज़रूरी नहीं। कुछ ऐसा करो जो करके आपको संतुष्टि मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।